everyone, welcome back to this video. As you all know, in our last video we discussed about the concept of fundamental rights and what are those articles that deals with the concept of fundamental rights, right? So, in this video, we are going to talk about the criticism of fundamental rights. Apart from that, we are going to discuss the concept of directive principle of state policies, what exactly they are and what are the articles of Indian Constitution that deals with the directive principles of state policies. So before that, welcome back to this video and welcome back to the Brainipedia skills as well. So let's begin with our video. As you all can see, the very first topic for the discussion today is the criticism of fundamental rights. We saw the positive aspect in our last video, so in this video we are going to understand that what are the criticism that are generally going on regarding the fundamental rights in our country. So let's begin. So very first one is too many restrictions. In our very last video we discussed that apart from the fundamental rights, they are definitely very good. They are there to help us as a citizen of India every day, but there are some reasonable restrictions that the government can put on our fundamental rights, right? So fundamental rights have many reasonable restrictions which can limit their full impact. Fundamental rights तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए कि हाँ आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, आपके पास इस चीज़ की भी फ्रीडम है, आपके पास इस चीज़ का भी राइट है, बट ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं. आई हैव द फंडामेंटल राइट्स, पर मैं उन फंडामेंटल राइट्स को कभी भी यूज़ नहीं कर सकती. दे आर नॉट एब्सोल्यूट. There are some reasonable restrictions that are put on my fundamental rights by the government of India. So ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड बनाते हैं, एब्सोल्यूट नहीं. तो मैं इन्हें बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अपने मन मर्जी से इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकती. तो ये क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमारे फंडामेंटल राइट्स का हो जाता है कि गवर्नमेंट जब चाहे कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के आपके और मेरे फंडामेंटल राइट्स को कुछ हद तक कम कर सकती है और हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से यूज़ करने से रोक सकती है. दूसरा होता है नॉट फॉर एवरीवन. देखो, अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे सिर्फ सिविल राइट्स के बारे में बात करता है, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है, बट व्हाट अबाउट आवर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में हमारे सोशल राइट्स को लेके, इकोनॉमिकल राइट्स को लेके कोई भी बात नहीं कही गई है, कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है. तो ये भी एक तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है, एक तरीके का क्रिटिसिज्म कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट बात करेंगे कॉस्टली टू इन्फोर्स. वेल दिस वन इज़ सो ट्रू, बिकॉज आपने आर्टिकल 32 में ये बात तो बोल दी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई अफेक्ट करता है, कोई भी हार्म करता है, कोई भी उस चीज़ को वायलेट करने की कोशिश करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आज के टाइम पे एट प्रेजेंट डे सिनेरियो ऑफ इंडिया किसी भी एक लॉयर को हायर करना, एडवोकेट को हायर करना कितना कॉस्टली होता है. कोई भी कोर्ट केस लड़ना या फिर किसी भी जुडिशियल मैटर में इन्वॉल्व होना कितना महंगा होता है, कितना कॉस्टली होता है, राइट? तो आपने ये चीज़ तो बोल दी कि भाई आप कोर्ट जा सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए न्याय ले सकते हैं, जुडिशरी के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये तो काफ़ी कॉस्टली है ना. इसका जो प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, वहाँ पे जाके केस फाइल करना, देन उस केस को लड़ना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पहली चीज़ तो काफ़ी लेंदी होता है और दूसरी बात काफ़ी महंगा होता है. मुझ जैसे आम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उनकी जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. तो ये भी क्या कंसिडर किया जाता है, एक क्रिटिसिज्म कंसिडर किया जाता है. बात करेंगे दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट की, तो वो होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कई बार इनका कॉन्फ्लिक्ट हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, वहीं फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे सिविल जो राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स के बारे में बात करते हैं. अब यहाँ पे एक न्यू टर्म हमें देखने को मिला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़. ये क्या होते हैं, चलिए आगे देखते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं ये पार्ट 4 में मेंशन होते हैं, और जो ऐसे आर्टिकल्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं या फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51.
चलो अब मैं आपको एक चीज़ रिवाइज कराना चाहूँगी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो पार्ट 3 में मेंशन थे। पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएं। अगर आप इन चीज़ों को बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। अब जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। अब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड किया गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ हमारे सिविल या फिर पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करते हैं। सोशल और जो हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर है उसका कोई डिस्कशन हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को नहीं मिलता। तो उसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को बनाया गया। यहाँ पे सिटीजन्स के सोशल राइट्स, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक राइट्स और इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात की गई। अब यहाँ पे एम क्या है डीपीएसपी का? It aim to create a just society and are meant to guide lawmakers in framing policies। अब ये सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए और लॉ मेकर्स को गाइड करने के लिए बनाए गए हैं। डीपीएसपी का मेन एम जो है, पहला एम तो ये है कि सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाना है, आइडियल प्लेस बनाना है। दूसरी चीज़, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें क्या करना है, गाइड करना है। जब हमारे लॉ मेकर्स लॉ फ्रेमिंग करेंगे, किसी भी लॉ को फ्रेम करेंगे तो उनके दिमाग में कुछ बातें होनी चाहिए और वही बातें होती है हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। चलिए भाई, यहाँ पे भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमें दिख ही रहा है। नेगेटिव तो नहीं बोल सकते पर हाँ कुछ हद तक नेगेटिव है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हमारे जो डीपीएसपी हैं ये नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट हैं। आप इस चीज़ की कंप्लेन लेके, इस चीज़ को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई डीपीएसपी वायलेट कर रहा है, कोई इंसान डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है तो आप इस चीज़ की कंप्लेन को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर किसी भी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। वहीं अगर कोई भी इंसान आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 आपको इंश्योर करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, आपको जस्टिस मिलेगा। पर यहाँ ऐसा कोई सीन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो डीपीएसपी है थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सुंदर रेटिंग में लिखे गए, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं डीपीएसपी के बारे में, पर दे आर जस्ट रिटन, दे आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एज वेल, समटाइम्स नॉट ऑलवेज। लेट्स सी। अब डीपीएसपी को हम कुछ क्लासिफिकेशंस कर देते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो सब पार्ट्स। सबसे पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नाम से ही पता चल रहा है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बातें होने वाली हैं। अब इनके आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल 39 से आर्टिकल 41 तक। गांधीयन प्रिंसिपल्स, यहाँ भी नाम से पता चल रहा है कि ये किससे इंस्पायर होने वाले हैं, महात्मा गांधी जी की जो थिंकिंग थी, जो आइडियाज़ थे उनसे इंस्पायर होने वाले हैं यहाँ के प्रिंसिपल्स। और ये आर्टिकल्स चलते हैं आर्टिकल 40 से लेके आर्टिकल 47 तक। दूसरा होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल जो होता है बात करता है ग्लोबल पीस को प्रमोट करने की और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फॉर्मेशन की। बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स होते हैं 44 से लेके आर्टिकल 51 तक। आप चाहे तो इस टेबल को बना सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जब आप डीपीएसपी को अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए रिवाइज करना आसान होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे की फीचर्स ऑफ डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्या की फीचर्स हैं। पहला है नॉन जस्टिसिएबल, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, मोरल ऑब्लिगेशन। नॉन जस्टिसिएबल साफ मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई कोर्ट में यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है, कोई भी आप किसी भी कोर्ट में जाके इन चीज़ को इन्फोर्स करा ही नहीं सकते। आप किसी भी कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहे हैं या फिर डीपीएसपी का जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप ऐसी कोई कंप्लेन लेके कोर्ट के पास नहीं जा सकते। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मतलब अब ये इक्वालिटी, फेयरनेस और सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो, फेयरनेस हो और सोशल वेलफेयर जो हो सही तरीके से चलता रहे। उसके बाद मोरल ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू कंसिडर देम वाइल मेकिंग द लॉज। अब देखिए जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी, किसी भी लॉ की फ्रेमिंग करेगी, किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करेगी, उस कंडीशन में गवर्नमेंट के दिमाग में ये डीपीएसपी होने चाहिए कि हाँ भाई हमें इन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को नहीं, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ गलत है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही सारी मोरल ऑब्लिगेशंस क्या कहलाती हैं, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए
एग्जाम्पल्स है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखो डिस्क्रिमिनेशन हमें कई बार इस तरीके से देखने को मिलता है कि मैन एंड वुमेन आर अपॉइंटेड फॉर द सेम पोस्ट इन अ सेम कंपनी फॉर द सेम जॉब समटाइम्स, बट द पे स्केल ऑफ मैन इज हायर देन दैट ऑफ अ वुमेन। हमें कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो DPSP जो है इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करता है, इस चीज़ को स्ट्रांगली डिनाई करता है और बोलता है कि नहीं, आपको क्या करना है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है और कोशिश करनी है कि वो चीज़ उसी तरीके से मैनेज होती रहे। फिर इसके बाद दूसरा आइडिया है, दूसरा एग्जाम्पल है DPSP का, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराइए और कंपलसरी एजुकेशन भी आप प्रोवाइड कराइए। तीसरा, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनके वेलफेयर के बारे में आपको सोचना है, उनका वेलफेयर करना है, उनकी लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, उन्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो। कमी तो छोड़िए, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, रोटी कपड़ा मकान फूड शेल्टर एंड होम, आपको उन चीज़ों को उन्हें प्रोवाइड करना है। उसके बाद इंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो पब्लिक हेल्थ है, मतलब आपकी कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ सही बनी रहे, उनका जो न्यूट्रिशन है वो सही तरीके से उन्हें मिलता रहे। चलिए, यहाँ पे हमने बात कर ली एग्जाम्पल्स की फीचर्स डिस्कस हो चुके हैं, DPSP क्या होते हैं ये डिस्कस हो चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे उन आर्टिकल्स के पास, उन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो कि DPSP के साथ डील करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास आने वाला है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 जो है, वैसे आपको यहाँ बहुत बड़ा दिख रहा होगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी टर्म में समझा देती हूँ। आर्टिकल 36 जो है स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। स्टेट की डेफिनेशन हालांकि हम इंग्लिश में समझेंगे, पर इजी वे में अगर मैं आपको बताऊँ, स्टेट का मतलब होता है इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट या फिर इंडिया का पूरा नेशन। पूरे नेशन इंडिया को हम यहाँ पे स्टेट बोलते हैं, जो कि हमने इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में भी डिवाइड किया हुआ है। पर यहाँ पे स्टेट का मतलब इंडिया का कोई एक स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ नेशन। देखो, द टर्म इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट भी आ जाएगा। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी इंक्लूड है इस छोटे से वर्ड स्टेट के अंदर। देन इसके बाद ऑल द लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो विलेज पंचायत हो, ये सारे ही कंसेप्ट किसके अंदर आने वाले, इस छोटे से वर्ड स्टेट के अंडर। तो अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ कि स्टेट का मतलब होता है द होल नेशन, द होल कंट्री, तो ये बात गलत नहीं होगी। आई होप आर्टिकल 36 आपको समझ आया। सिंपल सी चीज़ है, आर्टिकल 36 स्टैंड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज अ होल नेशन और अ होल कंट्री और इंडिया एज वेल, यू कैन से। चलिए आर्टिकल 37 की तरफ मूव करते हैं। Article 37 states that the directive principle of state policy are not enforceable by court, but they are essential for governance. अभी ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी कि भाई they are not enforceable by court, but कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ कहाँ मेंशन है, ये चीज़ मेंशन है आर्टिकल नंबर 37 में। आर्टिकल 37 एक और बात भी बोलता है। पहले तो आर्टिकल 37 ने ये बात बोल दी कि भाई जो हमारे DPSP हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स व्हेन मेकिंग लॉज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्हें इन DPSP को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए लॉ फ्रेमिंग करनी है, लॉज का फॉर्मेशन करना है, ताकि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो हो सके वो प्रमोट हो सके। सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को ना मिले, हर सिटीजन को जस्टिस मिले और जो फीलिंग है एक इक्वालिटी की वो भी जनरेट हो सके। भाई यहाँ दो तरीके की बातें हुई हैं इस आर्टिकल में। पहले तो हम इसे नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट बना दे रहे हैं, पर लेकिन भाई आपको फिर भी इस चीज़ को ध्यान में तो रखना है। हम कंपलसरी नहीं कर रहे हैं कि DPSP को फॉलो करो, लेकिन ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप इस चीज़ को दिमाग में रखें और इस चीज़ को लेकर लॉज बनाएं। बट अगर आप नहीं भी बनाते तो भी हम आपको पनिश नहीं करेंगे। दो तरीके की बातें हैं, पर है तो सही। आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 37 में दो बातें बोली गई हैं। पहली, DPSP इज नॉन एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। दूसरी कि फिर भी ये स्टेट की ड्यूटी है कि आप इन चीज़ों को दिमाग में रखें वाइल फ्रेमिंग द लॉज। आई रियली होप ये आपको समझ आया हो। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 36।
इट फोकस ऑन प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब 37 में हमने क्या बात कर ली कि पहले तो हम नॉन एनफोर्सिएबल हैं, दूसरा आपको क्या करना है जब आप लॉ फ्रेमिंग करें तो आपको हमें ध्यान में रखना है, DPSP को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दूसरी बात हो रही है कि आपको किस चीज़ को प्रमोट करना है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को। किस तरीके से, इसके लिए आपको 2 क्लॉज प्रोवाइड किए गए हैं। पहला क्लॉज बोलता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब जो हमारा स्टेट है उसे इस तरीके का सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है ईच एंड एवरी सिटीजन को प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये तीनों तरीके का जो जस्टिस हमें स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये जस्टिस ईच एंड एवरी सिटीजन को प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा क्लॉज बोलता है द स्टेट शैल वर्क टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। अब स्टेट को इस तरीके से वर्क करना है कि जो इनइक्वालिटी की फीलिंग है, जो इनइक्वालिटी हमें इनकम में देखने को मिलती है, स्टेटस में देखने को मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ में देखने को मिलती है, वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। लोगों के बीच में इस तरीके की इनइक्वालिटी ना हो कि किसी को बहुत ज़्यादा स्टेटस मिल रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और किसी को बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई एक इंडिविजुअल ही क्यों ना हो और चाहे ये बात हम ग्रुप के बारे में क्यों ना कर रहे हों। सोसाइटी में हमारी स्टेट को इस तरीके से वर्क करना है ताकि वो इन सारी इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। Next, move to the next article. This is Article 39. It directs the state to ensure policies that promote welfare by achieving certain objectives. अब देखो, यहाँ पे हमारी जो स्टेट है उससे प्रमोट करना है वेलफेयर को किस तरीके से प्रमोट करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें गिवन है, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करना ही करना है। अब अगेन करना ही करना है वाली बात तो ऐसी हो गई कि अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको कोई फांसी पे नहीं लटका देगा, आपको कोई पनिश नहीं करेगा, बट फिर भी ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि हाँ आपको ये चीज़ करनी तो चाहिए भाई। अब आप नहीं कर पाते हैं तो भाई कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कौन से हैं वो की प्रोविजंस। सबसे पहला एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब जो हमारा स्टेट है उसे इंश्योर करना है कि सारे सिटीजन्स के पास जो नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं, जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो हो, यानी कि फूड, शेल्टर एंड होम की जो यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक थिंग्स जो होती हैं एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये हमारा स्टेट इंश्योर करेगा कि हर सिटीजन के पास इतने नॉर्मल एक्सेस तो हो रिसोर्सेज के कि भाई वो रोटी कपड़ा मकान तक की चीज़ें निकाल सके। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स टू प्रमोट द इक्वालिटी। अब देखिए भाई यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, वो ये है कि आपके जो वेल्थ होती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, क्योंकि सोसाइटी में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं भाई जिनके पास बहुत पैसा होता है और कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, कोई रिसोर्स नहीं होता, कोई वेल्थ नहीं होता। तो उससे क्या होता है, सोसाइटी का एक सेक्शन बहुत अमीर हो जाता है और दूसरा सेक्शन बहुत ही गरीब, जिनके पास बेसिक नीड्स की भी फुलफिलमेंट नहीं होती, जिनके पास नॉर्मल फूड या फिर एक शेल्टर या फिर जो क्लोथिंग होती है वो तक नहीं होती। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है ताकि ये सारी जो सिचुएशन होती है, ये सारा जो सिनेरियो होता है ये क्रिएट ना हो, और अगर क्रिएट हो भी तो बहुत ही छोटे लेवल पर, इतना ज़्यादा नहीं कि एक सेक्शन बहुत अमीर है और सोसाइटी का दूसरा सेक्शन बहुत ज़्यादा ही गरीब है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है। हालांकि इस तरीके की कोई चीज़ें हमें एट प्रेजेंट में तो इंडिया में देखने को नहीं मिलती, बट फिर भी चलिए आगे बात करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ensure that economic system do not exploit individuals especially workers। अब क्या करना है, आपको एक्सप्लॉयटेशन से भी प्रिवेंशन करना है। आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है कि अगर कोई इंसान वर्क कर रहा है, कोई इंसान लेबर है, कोई वर्कर है, किसी जॉब में है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो उसके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये चीज़ इंश्योर करना है किसको, स्टेट को। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए और करनी होगी। ये कौन बोलता है, DPSP बोलता है कि भाई आप इंश्योर कीजिए कि आपके सिटीजन्स जब कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, नहीं हो।
फिर इसके बाद एक और हमें यहाँ पे प्रोविज़न देखने को मिलता है जो कि है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेन एंड वुमेन के लिए इक्वल सैलरी होनी चाहिए, इक्वल वर्क होना चाहिए। ये चीज़ कौन बोलता है? DPSP। इट गारंटीज दैट द मैन एंड वुमेन आर पेड इक्वली फॉर द सिमिलर वर्क। अगर आप एक मैन से और एक वुमेन से सेम वर्क करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको उन्हें पे भी इक्वली करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि वो मैन है तो आप उन्हें ज़्यादा पे करेंगे और कोई वुमेन है तो आप उन्हें कम पे करेंगे। ये कौन बोलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 39। I really hope it was easy for you to understand। चलिए आगे देखते हैं। Protection of children and youth, safeguard them from exploitation and provide opportunity for health and development। अब यहाँ पे चिल्ड्रन एंड यूथ के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। आप उन्हें सेफगार्ड दीजिए, आप उन्हें बोलना चाहिए प्रोटेक्शन दीजिए ताकि उनका भी किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो, और उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सके, अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। यहाँ पे ये बात भी किससे बोली जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही बोली जा रही है, स्टेट से बोली जा रही है। चलिए, राइट टू रिसोर्सेज, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्स शुड सर्व द कॉमन गुड। अब देखिए, जो ओनरशिप होता है और जो कंट्रोल होता है रिसोर्स का, हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, तो उसका जो ओनरशिप है और उसका जो कंट्रोल है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो कॉमन गुड हो। किसी एक इंसान को या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो चीज़ प्रॉफिटेबल ना दिखे, वो सभी के लिए क्या हो? इक्वली प्रॉफिटेबल हो। अब ये चीज़ भी कौन इंश्योर करने वाला है? स्टेट इंश्योर करने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 39A। अब जो आर्टिकल 39A है ये बोलता है कि भाई सभी सिटीजन्स के पास इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड होना चाहिए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मतलब सभी को समान तरीके से न्याय मिलना चाहिए और सभी का जो लीगल एड होता है वो फ्री होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके पास जाने में उनका जो फाइनेंशियली खर्चा होता है, इकोनॉमिक जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बर्डन पड़ता है, वो ना पड़े, और जो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो जाके आसानी से कोर्ट के पास अपनी प्रॉब्लम से उन्हें रख सके और उनका सोल्यूशन ले सके। क्योंकि प्रेजेंट डे में इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली टू मूव टू द एनी काइंड ऑफ कोर्ट, वेदर इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। काफ़ी महंगी फ़ीस होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ीस होती है लॉयर्स की एंड एडवोकेट्स की। तो अगर ऐसे में कोई गरीब इंसान है, मुझ जैसा कोई लाचार इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है और वो चाहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं या हाई कोर्ट के पास जाऊं, मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, उस चीज़ का जस्टिस पाने के लिए मैं कोर्ट के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे जाऊँगी? इस कंडीशन में मुझे इस सिचुएशन से बचाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने ये आर्टिकल मेंशन किया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई सबको, एक तो पहली बात तो आप इक्वल जस्टिस दिलाइए और दूसरी बात सभी के लिए फ्री लीगल एड रखिए, ताकि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी के इंसान को, किसी भी सिटीज़न को पैसों के कारण, इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो न्याय है, जस्टिस है, उसे मिलने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसों की कमी के कारण, फाइनेंशियल इशू के कारण इंसान कोर्ट में मूव नहीं कर पाता और जो जस्टिस उसे मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता। हालांकि ये जो चीज़ है, जो आर्टिकल है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, पर इस चीज़ को अगेन आप सुप्रीम कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब आर्टिकल 40 बोलता है कि भाई आप जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्हें विलेज पंचायत का फॉर्मेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस चीज़ को प्रमोशन मिले, ताकि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट में और ज़्यादा प्रमोशन मिल सके, सेल्फ गवर्नमेंट को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले, और जो विलेज पंचायत है वो जो विलेज लेवल पे जो गवर्नेंस है उससे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। दूसरा यहाँ पे बोला गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज टू प्रमोट डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। अब जो डेमोक्रेसी है उसे छोटे लेवल से प्रमोट करा जा सके और लोगों को छोटे लेवल से डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस समझ आए, और डेमोक्रेसी का जो प्रमोशन है, जो कोर आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उस चीज़ को हम प्रमोट कर सकें, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 40 में।
चलिए, बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए। अब इससे ज़्यादा आर्टिकल्स में अगर हम जाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और आप कंफ्यूज ना हो और आपको ये सारे ही आर्टिकल्स याद हो जाएं, ये मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो राइट नाउ हम एक ईजी सी ट्रिक की ओर बढ़ने वाले हैं। एक ईजी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इन आर्टिकल्स को याद करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपको आसान लगेगी। चलिए देखते हैं। ईजी ट्रिक टू लर्न, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स प्रिंसिपल ग्रो विलेजेस। अब देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, एक लाइन का भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स प्रिंसिपल ग्रो विलेजेस, स्ट्रॉन्ग का एस स्टेट्स फॉर स्टेट डेफिनेशन, यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेट्स का जो एस है स्टेट की ड्यूटी की बात करता है। आर्टिकल 37 टॉक्स अबाउट स्टेट्स ड्यूटी जो कि है डीपीएसपी। आर्टिकल 38 पी की बात करता है प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात की जा रही है। आर्टिकल 39 ग्रोथ एंड वेलफेयर की बात कर रहा है, ग्रो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। उसके बाद आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत की, तो विलेज भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स प्रिंसिपल ग्रो विलेजेस। स्ट्रॉन्ग स्टेट प्रिंसिपल मतलब एस से आप या तो स्टेट ले लीजिए, स्टेट की डेफिनेशन ले लीजिए। दूसरे एस से आप स्टेट की जो ड्यूटीज़ होती है, जो डीपीएसपी होती है, आप उसे ले लीजिए। तीसरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात की गई है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ग्रोथ एंड वेलफेयर की बात हो रही है, ऐसी पॉलिसीज बनाइए जिससे ग्रोथ और वेलफेयर हो सके, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो इक्वली हो सके। इसके बाद विलेजेस की बात करें, आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। आई रियली होप कि आपको ये सारे ही आर्टिकल समझ आए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, सो आई रियली होप कि ये ट्रिक आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आप सभी ने इन आर्टिकल्स को लर्न करने की कोशिश की होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स प्रिंसिपल ग्रो विलेजेस। स्ट्रॉन्ग स्टेट प्रिंसिपल्स ग्रो विलेजेस मतलब सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन, दूसरा स्टेट की ड्यूटी जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल की बात हो रही है। 39 में आता है आपका ग्रो यानी कि ग्रोथ एंड वेलफेयर की बात यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत की, हमें देखने को मिल जाएगा कि आप किस चीज़ का फॉर्मेशन करने वाले हैं, विलेज पंचायत का। चलिए, आर्टिकल 40 तक की चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहेंगे आर्टिकल 41 से। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 41। Article 41 directs the state to secure the right to work, education and public assistance for people in cases of unemployment, old age, sickness और disability depending on its economic capacity। अब देखिए भाई, 41 जो है स्टेट को बोलता है कि आपको सिक्योर करना है राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है उन लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जो कि बूढ़े हैं या फिर जो किसी चीज़ को लेके बीमार हैं, जो कि स्पेशली एबल्ड पीपल हैं या फिर अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को लेकर परेशान है या फिर किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर दे आर नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग मनी और दे आर नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द थिंग्स द एक्टिविटीज़ लाइक नॉर्मल पीपल। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, उन्हें पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, उनकी हेल्प करनी है बेसिकली। एंड बाकी जो लोग नॉर्मली अपनी चीज़ें कर सकते हैं, अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए आपको सिक्योर करना है राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। ये चीज़ मेंशन है आर्टिकल नंबर 41 में। आपको ये चीज़ें इंश्योर करनी है। किसे इंश्योर करनी है? स्टेट को, और स्टेट का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बोलता है कि भाई आपको ऐसी वर्क कंडीशंस बनानी है, ऐसा वर्क का माहौल बनाना है जहाँ पे इंसान काम कर सके। अब आर्टिकल 41 में आपने जॉब तो दिलवा दी, राइट टू वर्क दिलवा दिया, एजुकेशन भी दे दी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे, बट अब वो इंसान ऐसी जगह पे काम कैसे कर सकता है जहाँ पे माहौल बहुत टॉक्सिक है, जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, जहाँ का माहौल क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिंग है, इन तरीके के एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लोगों का। इसी जगह पे काम नहीं किया जा सकता ना, राइट। आप काम भी उसी जगह पे कर पाओगे जहाँ पे आप मेंटल पीस फील करो, जहाँ पे आप सुख शांति और चैन से रह सको, जहाँ पे आप जब काम करो तो आपको अच्छा फील हो, राइट। तो अब आर्टिकल 42 में हमारे डीपीएसपी बोलते हैं कि भाई आप ऐसी सिचुएशन लाओ, आप ऐसी वर्क कंडीशन प्रोवाइड करो लोगों को कि जहाँ पे वो शांति से अपना काम कर तो सके। फिर इसके बाद इन्होंने एक और बात बोली है,
जो कि है टू इंश्योर मैटरनिटी रिलीफ फॉर वर्कर्स। अब वर्कर्स को मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, यानी कि जब भी कोई इंसान प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रहा है, उस टाइम पे आपको उन्हें मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी लीव जो होती है वो प्रोवाइड करना है। अब ये जो एक्ट है, जो आर्टिकल है, ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? जो लेबर वेलफेयर है, लेबर्स की यानी कि वर्कर्स की वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे आर्टिकल 42 में। 41 में आपने क्या किया? राइट टू वर्क प्रोवाइड किया। 42 में आप क्या करने वाले हो? ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करने वाले हो जहाँ पे मैं शांति से काम कर सकूँ। तीसरी चीज़ आपने मुझे 42 में प्रोवाइड की है मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ भी आपने मुझे क्या किया है? वर्क कंडीशन के अंडर में प्रोवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 43 डायरेक्ट्स द स्टेट टू स्ट्राइव टू इंश्योर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल द वर्कर्स। अब यहाँ पे दो बातें होने वाली हैं। पहली तो आपने मुझे माहौल बहुत अच्छा दे दिया है काम करने के लिए, आपने मुझे राइट टू वर्क दिया है। अब बात होगी सैलरी की। आप मुझे ऐसी सैलरी प्रोवाइड कराइए जहाँ से मेरी जो वर्क कंडीशंस हैं वो डिसेंट रह सके। भाई मैं काम तो कर सकूँ, इतनी सैलरी तो मुझे मिले कि मैं अपना घर चला सकूँ, अपनी लाइफ जो है लाइवलीहुड को मैनेज कर सकूँ, अपनी ज़िंदगी में जो मेरी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकूँ। इतनी सैलरी तो आप मुझे प्रोवाइड कीजिए, जितना मैं काम कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप मुझे पैसा भी दीजिए, राइट। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आर्टिकल 43 ने बोला कि भाई अब आप क्या करने वाले हैं, जो अच्छे लिविंग वेजेस होते हैं, जिससे डिसेंट होते हैं, जो डिसेंट लिविंग वेजेस होते हैं वो आप वर्कर्स को प्रोवाइड कराइए। किससे बात की जा रही है यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। देन इसके बाद दूसरी बात की गई है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो रूरल एरियाज होते हैं, जो गांव के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आप क्या करने वाले हो? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन करने वाले हो, जिससे कि क्या हो सके? वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ सके। क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक जो बोलना चाहिए एक्टिविटीज़ होती हैं वो या तो मेजरली खेती होती है, उसके अलावा वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई दूसरे रास्ते देखने को नहीं मिलते। तो अगर आप वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के गेट खुलेंगे, लोग जो हैं उन इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड हो सकते हैं एंड मनी को अर्न कर सकते हैं। 43 में दो बातें हुई हैं, एक तो आप सैलरी अच्छी दो, दूसरी बात आप इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन करने वाले हो कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, ताकि गांव के लोगों को भी नौकरियां आसानी से मिल सकें और उन्हें नौकरियों के लिए अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगहों पे नहीं भागना पड़े। चले 43A की बात करते हैं। आर्टिकल 43A डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर वर्क पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड हार्मनी बिटवीन द वर्कर एंड द एम्प्लॉयर्स। अब यहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन, अब आपने लोगों को काम पे तो रख लिया पर आप उनका पार्टिसिपेशन भी करवाइए। भाई आपने जॉब दे दी, आपने लोगों को फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में काम करवाने के लिए रख लिया है, पर अब उस वर्कर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। आप उसको इक्वल पार्टिसिपेशन दो, आप उस इंसान को फील कराओ दैट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैक्ट्री, सो दैट क्या हो सके? एक हार्मोनियल रिलेशन, एक गुड प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन हो सके उस वर्कर और उसके बॉस यानी कि एम्प्लॉयर के बीच में, यानी कि ओनर के बीच में। बेसिकली आप उस इंसान को फील कराओ दैट यार दिस इज़ योर वर्किंग प्लेस, दिस इज़ योर फैक्ट्री, दिस इज़ योर कंपनी, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। आपको उस इंसान को गुड फील कराओ, ऐसा फील कराओ दैट या हिज पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, हिज पार्टिसिपेशन इज नीडेड इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्री, ताकि जो आपका ओनर ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्री है या फिर जो एम्प्लॉयर है और जो आपका वर्कर है, आपका जो एम्प्लॉई है, उनके बीच में एक हार्मोनल रिलेशन, गुड हार्मोनल रिलेशन मेंटेन हो सके। बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। आर्टिकल 44 जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है और आजकल तो न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। भले आपको आर्टिकल ना पता हो, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, बट हाँ आपने सुना होगा। तो चलिए आज समझते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग। Article 44 directs the state to work towards implementing a uniform civil code (UCC) across India to ensure that all the citizens are governed by same set of personal laws, irrespective of religion, caste और community। अब देखो इंडिया में क्या होता है, जो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं उनके लिए कुछ लॉज जो है अलग अलग बनाए जाते हैं। अलग अलग रिलीजन्स के लिए कुछ लॉज में फ्रीडम्स होती है कि भाई इस रिलीजन के लोग ये काम नहीं कर सकते या फिर इस रिलीजन के लोग ये काम कर सकते हैं। तो जो यूसीसी है ये बोलता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आपका क्या रिलीजन है, डजेंट मैटर आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं
तो आप सभी के लिए एक सेम लॉ होना चाहिए, एक सेम सिविल कोड होना चाहिए, सिंगल लॉ होना चाहिए जिसको सारे इंडियंस क्या करें, सारे सिटीजन्स क्या करें, फॉलो अप करें और उसी चीज़ को माने। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है बेसिकली कि सभी सिटीजन्स के लिए सेम सेट ऑफ पर्सनल लॉज होना चाहिए। डजेंट मैटर व्हाट देयर रिलीजन इज, डजेंट मैटर व्हाट देयर कास्ट और कम्युनिटी इज़। पर इस चीज़ को भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते, बिकॉज ऑल्सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सीधी सी बात है, ये सिंगल लॉ की बात करता है इजी टर्म्स में, सारी कम्युनिटीज़ के लिए, सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ये एक सिंगल लॉ की बात करता है कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी स्टेट से आते हों, आप सभी के लिए क्या होने वाले हैं, सिंगल सेट ऑफ पर्सनल लॉज होने वाले हैं। बट ऐसा कुछ अभी इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता है, फ्यूचर का पता नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 45। अब आर्टिकल 45 अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बोलूं तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है अप टू द चिल्ड्रन ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं ना, उन्हें आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये बात भी यहाँ किससे बोली जा रही है, स्टेट से। स्टेट का मतलब अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द इंडिया। दिस प्रोविजन रिफ्लेक्ट्स द फोकस ऑन यूनिवर्सल एजुकेशन टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे सोशल वेलफेयर का प्रमोशन हो रहा है किस तरीके से, अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी सोसाइटी जो है उसका भला ही होने वाला है। अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे, फ्यूचर जनरेशन जो है वो एजुकेटेड होंगे, उनके पास सही नॉलेज होगा, तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकेंगे, बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, राइट। तो आर्टिकल 45 सीधी सी बात है, एजुकेशन की बात करता है। किसके लिए एजुकेशन, चिल्ड्रन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज, जो बच्चे 14 ईयर्स तक के हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जा रही है बाय आर्टिकल नंबर 45। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 46। अब जो आर्टिकल 46 है ये SC और ST और जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। आर्टिकल 46 आपसे बोलता है कि जो SC ST के लोग हैं या फिर जो अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, आपको क्या करना है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें बचाना है। किससे बोली जा रही है ये बात, स्टेट से। अगेन स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ मैं 100 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको स्टेट की जो डेफिनेशन है दिमाग में एकदम फिट हो जाए। चलिए, पहली बात तो आपको क्या करना है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। किसके, SC ST के लोगों की एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से। बिकॉज सिंस द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्श डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा हार्श हमें कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी देखने को मिली, जिसके कारण हमारी सोसाइटी में जो फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी थी वो हर तरीके से गायब हो चुकी थी। तो वो चीज़ें हमें प्रेजेंट डे इंडिया में देखने को ना मिले, इसीलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देते हैं कि भाई आप क्या करेंगे, आप उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि उनके साथ किसी भी तरीके का सोशल इनजस्टिस ना हो, उनका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब आर्टिकल 46 तक जब हम बात कर ही चुके हैं तो हम एक इजी ट्रिक फिर देख लेते हैं ताकि हम आर्टिकल 46 को भी क्या कर सके, 46 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे, उन्हें हम आसानी से लर्न कर सकें, आसानी से समझ सकें। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। Yes, let's talk about the tricks here. Easy trick to learn these articles from article 41 to 46 are wise mothers win every single step. जो wise mother होती हैं वो every single step पे जीतती हैं. Well true. Okay, let's learn. Wise. Article 41 W stands for work, education and help in need. Article 41 work की बात करता है, education की बात करता है. मदर 42 मदर, यू कैन रिलेट मदर विथ मैटरनिटी रिलीफ और मैटरनिटी लीव. यहाँ पे 42 में क्या बात होती है, मैटरनिटी रिलीफ की बात होती है एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन की बात होती है. 43 विन में अगर हम देखें लिविंग वेजेस और कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है. एवरी वर्कर पार्टिसिपेशन की बात की गई है कि भाई आपको वर्कर पार्टिसिपेशन जो है उसे इंक्रीज करना है. कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में. सिंगल, अब जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है UCC है, ये किस चीज़ की बात करता है, सिंगल लॉ की बात करता है. तो सिंगल से आप UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से याद रख सकते हैं. फिर बात करेंगे स्टेप की. दो तरीके के स्टेप लेने की बात करता है DPSP. पहला स्टेप है एजुकेशन के लिए जो कि आर्टिकल 45 में मेंशन है. दूसरा स्टेप क्या होता है, सपोर्ट करना है आपको वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक SC एंड ST.
तो ये ट्रिक आई होप वर्क करेगी। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी लाइन है। क्या लाइन है? वाइस मदर्स विन एवरी सिंगल स्टेप। वाइस के W, वर्क एंड एजुकेशन, मदर से मैटरनिटी रिलीफ, विन की अगर हम बात करें लिविंग वेजेस की बात हो रही है इंडस्ट्रीज़ में, एवरी की बात करें एवरी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, सिंगल की बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है यहाँ पे। स्टेप की अगर हम बात करें, दो तरीके के स्टेप्स की बात करता है DPSP। पहला स्टेप होगा एजुकेशन के लिए आर्टिकल 45 में, दूसरा स्टेप होगा सपोर्ट करना है आपको वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो कि आर्टिकल 46 में मेंशन है। उम्मीद करती हूँ कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 46 तक के सारे प्रोविजंस आपको लर्न हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे के आर्टिकल्स की। For that give me a second. Yes, so I guess let's move to the next articles. Wait a second. Yes, so our next article is Article 47, and Article 47 talks about prioritizing and raising the level of nutrition, standard of living and public health of its people. It also emphasizes on the prohibition of intoxicating drinks and harmful drugs to improve public welfare. Public welfare. यहाँ पे आर्टिकल 47 बोलता है स्टेट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई आप जो न्यूट्रिशन का लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसे इंक्रीज़ कीजिए, पब्लिक हेल्थ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि अल्कोहल हुआ, ड्रग्स हुआ, स्मोकिंग के लिए सिगरेट्स हुआ, इन चीज़ों को आप बैन कीजिए, इन चीज़ों का आप यूजेस जो है बंद करवाइए, ताकि आप क्या कर सके, जो पब्लिक हेल्थ है उसे इम्प्रूव कर सके और पब्लिक वेलफेयर को और अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके। आर्टिकल 47 दो ही चीज़ों की बात बोलता है। एक तो आप पब्लिक की हेल्थ को अच्छा बनाइए, इम्प्रूव कीजिए। कैसे इम्प्रूव करना है आपको जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती है और जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उन्हें आपको बैन करना है, उन्हें आपको उनकी जो बिक्री है, उनकी जो सेल्स है उसे आपको प्रोहिबिट करना है, उसे आपको इंडिया में बंद करवाना है, ताकि आप क्या कर सकें, पब्लिक जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव कर सकें। किस चीज़ के लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए। आर्टिकल 48 की बात करेंगे। आर्टिकल 48 डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वाइल प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउस, काल्व्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल अलाइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे दो बातें करी जा रही हैं। पहला तो आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स होती हैं उन्हें आपको प्रमोट करना है, एनिमल हस्बेंड्री को आपको प्रमोट करना है। वहीं दूसरी ओर आपको एनिमल्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो एनिमल किलिंग होती है, जो स्लॉटर किए जाते हैं काउस को, काल्व्स को और अदर एनिमल्स को, उन चीज़ों को आपको रोकना है, उन चीज़ों को आपको बंद करना है। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली चीज़, आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है इन बातों का। और दूसरी चीज़ आप क्या करने वाले हैं, जो एनिमल स्लॉटर होता है, एनिमल किलिंग होती है, उस चीज़ को आपको प्रोहिबिट करना है, उस चीज़ को इंडिया में आपको रोकना है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 48A बोलता है कि हमारा जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्हें क्या करना है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है। और जो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उन्हें आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ताकि जो हमारे यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रह सके। दो बातें यहाँ भी बोली गई हैं। पहला, आपको इम्प्रूवमेंट करना है किस चीज़ का, एनवायरनमेंट का, एंड आपको हमारे यहाँ की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे हम इंश्योर कर सके। हमारी कंट्री में एक जो बोलना चाहिए हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, गुड इकोलॉजिकल बैलेंस, उस चीज़ को हम इंडिया में अपनी कंट्री में मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 49। अब आर्टिकल 49 क्या बोलना है? आर्टिकल 49 बोलता है कि हमारे इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, उन्हें आपको प्रिजर्व करना है, उन्हें आपको मेंटेन करके रखना है फॉर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। हमारे इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे फोर्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारी आपको बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का नमूना हमारे इंडिया में है। एक एग्जाम्पल है कि कितना रिच था इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन हिस्ट्री जो है कितनी रिच रही है। इन चीज़ों का ये प्रूफ है, लिविंग प्रूफ है। तो उन चीज़ों को क्या करना है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना है, ताकि क्या हो सके, हम इन फ्यूचर जनरेशन एज वेल वी कैन शोकेस आवर रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द अदर पीपल एंड टू द वर्ल्ड। तो उस चीज़ के लिए आपको
हमारे यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या फिर जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को होल्ड करते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके रखना है। यहाँ पे बात हो रही है स्टेट से, स्टेट्स को बोला जा रहा है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है कि आपको इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, इन चीज़ों को प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 50 एंड ये हमारे स्टेट को बोलता है कि भाई आप इंश्योर करेंगे कि जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग रहे। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो रोल्स हैं, जो वर्क्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दे आर बाय प्रोमोटिंग एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पीरियल जुडिशियल सिस्टम। अब जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी जब कोई भी फैसला ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली द जजेस व्हेन दे आर डिसाइडिंग, दे आर गिविंग द जजमेंट ऑन अ केस, ऑन एनी काइंड ऑफ केस, द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट केस, इन दैट मैटर। दे आर completely separate from the work and the functions of judiciary. Judiciary has the sole right to decide whether what they want to decide about a case, what jurisdiction they want to give about a case. The executive cannot interfere in the work course of the judiciary. ये बात कौन बोल रहा है? आर्टिकल 50 की भाई एग्जीक्यूटिव जो है हमारी कंट्री के, जो कि लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं, उन लोगों के पास ये अधिकार नहीं है, ये राइट नहीं है कि वो जुडिशरी के कामों में दखल दे सके, जुडिशरी के वर्क्स में इंटरफेयर कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल 51 डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 बोलता है कि भाई स्टेट की ये ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो क्या करें, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करें एंड मेंटेन जस्ट रिलेशन विद द अदर नेशन, respect international laws and encourage the resolution of dispute through arbitration। अब देखिए भाई आर्टिकल 51 बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि आप इंटरनेशनल पीस मेंटेन करो, अपने आसपास के जो नेशंस हैं उनके साथ गुड रिलेशंस मेंटेन करो, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो, ताकि फ्यूचर में वॉर जैसी कोई कंडीशन ना हो, हमारा कोई भी डिस्प्यूट किसी कंट्री के साथ ना हो। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये भी ड्यूटी है कि जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं सभी नेशंस के लिए, ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, आप क्या करें, उस इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करें और उस चीज़ को एकदम सही तरीके से फॉलो करें। एंड अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है, कोई मतभेद किसी देश के साथ, किसी कंट्री के साथ हो भी जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ को शांति से वार्तालाप करके, डिस्कस करके सॉल्व कर सकें, वॉर तक की स्थिति आप ना आने दें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करें। आर्टिकल 51 ये बोलता है इंडियन गवर्नमेंट से। अब आर्टिकल 51 जो था हमारा लास्ट आर्टिकल था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। Then इसके बाद also I have a trick and very easy trick for you to remember the articles from article number 47 to article number 51. I think we should go through the trick once. Easy trick is nutritious animals enjoy cultural peace. न्यूट्रिशियस एनिमल्स इंजॉय कल्चरल पीस। न्यूट्रिशन आर्टिकल 47 में भाई न्यूट्रिशन को ही इम्प्रूव करने की बात की गई है, पब्लिक हेल्थ की बात की गई है। देन इसके बाद 48 में एनिमल्स की तो बात हुई है कि भाई आपको प्रोटेक्शन करना है कैटल्स का, आपको एनिमल किलिंग रोकनी है, यही बातें हुई है ना 48 आर्टिकल में। इंजॉय की बात करें आर्टिकल 48A, इंजॉय के ई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात आर्टिकल 48A में की गई है। कल्चरल 49 में यही बोला है ना कि हमें प्रिजर्व करना है मॉन्यूमेंट और कल्चरल हेरिटेज को, तो आर्टिकल 49 ये हो जाता है। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 51 की। आर्टिकल 51 आपको बोलता है कि आपको पीस मेंटेन करनी है, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करनी है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 बोलता है कि आपको जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रखना है, आपको दोनों ही चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, दोनों चीज़ों के जो वर्क हैं, जो फंक्शंस हैं, उन चीज़ों को आपको अलग रखना है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट ट्रिक। आज हम लोगों ने टोटल 3 ट्रिक के बारे में बात किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के जो आर्टिकल्स थे उन्हें हमने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। देन हमने उन्हें न्यूमोनिक टेक्निक्स के हिसाब से लर्न किया। एंड आई होप आपको ये याद हुए हों। मैं चाहती हूँ कि हम एक बार और इन ट्रिक्स को रिवाइज़ करें ताकि हमें ये जो ट्रिक्स हैं ये लंबे टाइम तक याद रहें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें याद हुई भी होंगी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट ट्रिक।
Wait a second. So, our very first trick was strong states principle grow villages. Strong state principle grow villages, that means strong states was definition of state. सेकेंड वन, स्टेट्स की जो ड्यूटी होती है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं. पी से अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. ग्रो की अगर हम बात करें, ग्रोथ एंड वेलफेयर की बात की गई है आर्टिकल 39 में. बात करेंगे विलेजेस की तो आर्टिकल 40 में फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कही गई है. तो ये हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 40. चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं. चलिए हमारी नेक्स्ट ट्रिक थी वाइस मदर्स विन एवरी सिंगल स्टेप. वाइस मदर्स विन एवरी सिंगल स्टेप. वाइस की अगर हम बात करें, वर्क, एजुकेशन एंड हेल्प इन नीड, आर्टिकल 41. 42 बोलता है मैटरनिटी रिलीफ, जिसको हम मदर से कनेक्ट कर सकते हैं. विन की अगर हम बात करें, लिविंग वेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है. एवरी की अगर हम बात करें, एवरी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है. सिंगल की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एक सिंगल लॉ की बात करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप की, एजुकेशन एंड सपोर्ट फॉर वीकर सेक्शन. दो तरीके के स्टेप लिए गए थे डीपीएसपी के द्वारा. पहला था एजुकेशन, आर्टिकल 45. दूसरा स्टेप था सपोर्ट, किसके लिए? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए. और ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया गया है बाय आर्टिकल नंबर 46. सो दिस वॉज आवर सेकेंड ट्रिक. लेट्स कम टू आवर वेरी लास्ट ट्रिक ऑफ द डे. It is nutritious animal enjoy cultural peace. Nutritious 47 आर्टिकल, जो कि न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट की बात करता है, और हेल्थ एंड प्रोहिबिट हार्मफुल इंटॉक्सिकेंट्स की बात करता है. आर्टिकल 48 की हम बात करेंगे, जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के प्रमोशन की बात करता है एंड प्रोटेक्शन ऑफ कैटल्स की बात करता है. आर्टिकल 48A जो है इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. कल्चरल की अगर हम बात करें, एवरी मॉन्यूमेंट और जो कल्चरल हेरिटेज है हमारे, उन्हें प्रिजर्व करने की बात की गई है. बात करते हैं आर्टिकल 50 की, तो आर्टिकल 50 जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो वर्क है, बेसिकली जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है कि एग्जीक्यूटिव जो है जो जुडिशरी के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं. पीस की अगर हम बात करें, आर्टिकल 51 ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है. आर्टिकल जो 51 है इंटरनेशनल पीस की बात करता है एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ की बात करता है. I really hope all the directive principles of state policies are clear to all of you. Then, yesterday we discussed about the fundamental rights. Today we completed the part 4, which is popularly known as the directive principle of state policy. हालांकि इसका कुछ पार्ट बचा है जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. Till then, I really hope you enjoyed the session and you learned the directive principles of state policies like never before. Please do subscribe the channel Brainipedia Skills, and if you want to learn the Indian polity in such interesting way with some easy tricks and tips, so of course you should visit our website, that is brainipedia.com. You should visit there and you will definitely find a lot more courses of Indian polity. Apart from this, you will get the syllabus of all the competitive exams there. So I would definitely suggest you to visit the website once, and of course keep watching the videos, and I really hope you learned it well. I will see you in the next video with all kind of interesting topics of Indian polity. But if you want to learn the Indian polity in a better way with a good study material, good PDF notes, so you should definitely visit the site. Thank you so much. Thank you for watching.